से पोस्टुलेट नंबर 5 सुनेंगे। ऐसा लग रहा था मुझे, आपका लग रिपीट करो। कंसिस्टेंसी नहीं है तुम्हें, जैसे कुछ लोग होते हैं आदित्य में कंसिस्टेंसी है, तो तुमने एक बार पूरा जोर लगा के टॉप कर लिया, फिर ढीले पड़ गए, बोले अब तो जोर लग गया, 6 महीने तक हालत मेरी खराब हुई, 9th में तुम्हारी हालत खराब हो रही। हाँ taken together less than two right angles. then Then it produce indefinitely the two straight lines and produce then the two lines segments produce indefinitely. if a straight line falling on two straight line, देखो if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle, वो क्या बनाती हो, makes the interior angle on same side of it, if the ऑन कर दीजिएगा और फोकस भी कर दीजिएगा, straight line falling on two straight lines makes the interior angles, ठीक है, makes the interior angle on same side of it, it इसके लिए कहा गया है, on same side of it taken together is less than, इज नहीं है। हाँ, taken together less than two right angles, अगर ये दोनों एंगल टू राइट एंगल से लेस हैं, ठीक है, and the lines produced indefinitely meet on that side where the sum of angles is less than टू राइट एंगल, वे किधर मिलेंगी, मतलब आप सिंपली ट्रांसलेशन में बता दीजिएगा कि इस आर में क्या गड़बड़ी, वो तो प्रॉपर तो वही बताएगी ना, हम लोग तो जानकार नहीं है हम और आप, तो हम आप क्या है कि थोड़ा बेसिक तो बता सकते हैं कि नहीं, तो बेसिक हमें बताना होगा। तो अब जैसे देखिए देन द टू स्ट्रेट लाइंस, यहाँ तक बात हो गई, इतना रिपीट करो। If a straight line falling on a straight line makes the interior angle आदित्य इतना बोलो जितना लिखा है। the straight line falling on two straight lines makes the interior angles सेम साइड ऑन इट, को इंटीरियर एंगल, ये को मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट, वो जो दो इंटीरियर है ना, सह अंतःकोण, वो दोनों एक ही ओर पड़ते हो, इतना फिर से बोलो, टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स, फिर से बोलिए। the straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side taken together is less Makes the interior angle same side of it taken together is less than two right angles. Then the two lines, if produced indefinitely, will meet on that side where the sum of angle is less than two right angles. अब मान्य इस बात को बताएंगे, बोलो। If the straight line falling on two straight lines makes the interior angle same side of it taken together less than two right angles. आगे तो था Yeah. ठीक है, same side taken together two. Then the two lines if produced indefinitely, अगर उन दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए, if the two lines produced indefinitely meet on that side where the sum of angles is less than two right angles, समझ जाएगा, एक बार आगे का पढ़ो। तो अब अगर उनका सम लेस देन टू राइट एंगल्स है तो क्या करेंगे बताइए, both side meet करेंगे then the two straight lines, then
produced indefinitely, अगर उन्हें अंदर अनंत तक बढ़ाया जाए, मीट ऑन दैट साइड, मीट ऑन दैट साइड कहाँ मिलेंगी? On which the sum of angles, on which the sum of angles is less than 2 right angles. ध्यान दीजिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती हो तो और उसके सह अंतः कोणों का योग दो समकोणों के योग से कम हो, तो उन दोनों रेखाओं को यदि अनंत तक बढ़ाया जाए तो वो उस दिशा में मिलेंगी जहां उन दोनों सह अंतः कोणों का योग दो समकोणों से कम है. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, forms the interior angle same side of it taken together is less than 2 right angles and the two straight lines are produced indefinitely, then they will meet on that side where the sum of angles is less than 2 right angles. मैं रिपीट करूँ, देखें कितना बता पाते हो. जो भी बता रहे हो उसके लिए पेन है. अभी हाथ उठाओ, बताओ, पेन ले जाओ. अच्छा बताया. और कौन बता रहा है? आप तो बता लोगी, आपके लिए नहीं है. हो गया, बोलो. इंटीरियर नहीं बोला ना. और कौन बता रहा है? बोलो बोलो, 2 बार बता देना. किसी का पेपर पड़ा है. कैसे देखो, बोलो निशा. हाँ देखिए रोहन. इफ अ स्ट्रेट लाइन, फिर से सुनो एक बार और बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ग्रामर है. इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, वो क्या करती हो? पहली बात है, ये एक सब्जेक्ट है जो कुछ कर रहा है. फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये सब्जेक्ट है. पूछे कौन कुछ कर रहा है? ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है. वो क्या कर रही है? मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ टेकन टुगेदर इज लेस. और वो हम हटा देंगे बाद में. जो मेक्स द इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑन इट टेकन टुगेदर इज लेस देन 2 राइट एंगल्स. वो ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जो एक स्ट्रेट लाइन दो लाइन पे गिर रही है, वो क्या कर रही है? मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, एक साथ उन दोनों इंटीरियर एंगल को लिया जाए, टेकन टुगेदर इज लेस देन 2 राइट एंगल. लक्षिता इतना बोलो पहले. On same side of it taken together, the less than 2 right angles. आगे बताओ. then की गलती भी करोगे तो भी पेन मिल जाएगा. एक बार और तुमसे पूछेंगे, थोड़ी बहुत गलती में मिल जाए. then the 2 right angles. Then अब क्या किया जाए?
Then the two straight lines, अब जरा आगे देखो, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ लेस है, इन दोनों एंगल का सम क्या है, लेस है. Then the two straight lines इधर भी बढ़ाई जाएं और इधर भी बढ़ाई जाएं तो वो किधर मिलेंगी, सर जिधर कम होगा ऑन दैट ठीक है. Then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side where the sum of angles is less than two right angles. ठीक है. If the two straight lines are produced indefinitely meet on that side. Repeat करो बेटा. If a straight line falling on two straight lines makes it interior angles same side of it which is less than ऐसे नहीं था, taken together ही बोलना है. taken together. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together is less than two right angles. If the two straight lines is produced indefinitely हाँ. meet on the same side and the sum of ऐसा है, meet on that side meet on where where the sum of angles is less than two right angles. ठीक है. एक बार और देखो, आएंगे फिर से. आप बहुत कुछ बता दिए, बोलो. If a straight line falling on two straight lines, then the angles. If a straight lines falling on two straight lines, then the side of it taken together. Right. Then the two straight lines produced indefinitely the sum of the आप सेंटेंस ही गड़बड़ करती. बोलो अभिषेक. Produced indefinitely made on that side where the sum of angles are less than two right angles. आपने सही बता दिया. देख लो, अब आगे की बता दें. यहाँ से बता, इतना तो तुम्हें पता ही चल गया है. Then the two straight lines if produced indefinitely, दोनों तरफ बढ़ा दिए. Then the two straight lines, अगर वो ऐसा कर रही है, और then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side. किधर मिलेंगी? Meet on that side where the sum of interior angle is less than two right angles. हैं? सर वेयर नहीं ऑन वेयर इतना चल जाएगा. मैं बाद में अभी जब पेपर पे लिखवाऊंगा तब उसे ठीक कर लेना. अभी पहली बार में तो बोलो, आप बताओ पहले. A straight line following on two straight lines makes the interior angle on same side taken together less than two right angles. If a straight line produced indefinitely बताओ मत वैसे. हाँ बोलो, ऊपर देखो, ऐसे नहीं करवाने चाहिए. they built on that side on which sum of angles is less than two right angles. ठीक है, सही है. थोड़ा बहुत है लेकिन ठीक है. ग्रामेटिकली तो इसने सही बताया ना. ये और बताना. Sum of angles is less than two right. आपने सही बता दिया. अब देखो, जो हम लोगों ने पढ़ा है, अब अदिति को भी एक पेन मिल सकता है. ऐसा न्याय नहीं करेंगे. पांचों पोस्टरेट बता दीजिए. बोलो. A line can be made from any one point to any other point. A circle Drawn. can be drawn from any one point to any other point. A terminated line can be produced indefinitely. A circle can
दिया। चलो देखो इन्होंने बिना रिफर किए बताया, ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए ये लो मिल गया कहीं नहीं, मिल गया। चलो अब हम यही पांचों पोस्टुलेट लिख के दिखाएं। एक्सियम पढ़ेंगे, एक नई एक्सियम इस चैप्टर में आई है अलग से, जो पोस्टुलेट के साथ साथ दी गई है, लेकिन उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए उसको एक्सियम कहा गया है। उस एक्सियम का नाम है एक्सियम 5.1। ओके, चूंकि ये 5th चैप्टर है इसलिए इस एक्सियम का क्या नाम है, अगर ये 6th चैप्टर में होती तो इसका क्या नाम है 6.1, तो चैप्टर के हिसाब से चलती है। अगर इस चैप्टर में 2 एक्सियम होती तो पहली एक्सियम होती 5.1 और दूसरी होती 5.2, ठीक है कि नहीं। चलिए लाइए नाउ एक्सियम क्या कहती है 5.1, Axiom 5.1 says given two distinct points, given two distinct points, there is a unique line that passes through them. सर ये एग्जाम किसने बनाया? There is a unique line passes through them. ये नहीं पता, देखना पड़ेगा। Through them. ये कहा गया है, इसके पहले देखो दोनों में फर्क देखो, पोस्टुलेट 1 और एक्सियम 1 में फर्क देखो। पोस्टुलेट 1 कह रहा है कि 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ध्यान दीजिए। और ये एक्सियम क्या कह रहा है बताओ पलक, there is a from given two distinct point, there is a unique line। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ताजमहल यूनिक है, तो क्या आप इस चीज से एग्री करेंगी? 2 ताजमहल एक जैसे नहीं है ना, यूनिक है, तो उस तरीके से इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास करेगी कि 2 भी कर सकती है अगर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से। अच्छा, जस्टिन कह रहे हैं कि सर 2 भी कर सकती है, देखो हमने एक और लाइन पास करा दी, तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं, तो यहाँ पर इस चीज को कि 2 नहीं पास कर सकती, थ्योरम 5.1 बनाई गई। देखो जस्टिन ने कहा सर हम तो 2 भी पास करा सकते हैं, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स मैं तो 3 भी करा सकता हूँ, कितनी कहोगे उतनी लाइन पास करा दो। तो लेकिन अब यहाँ पे ये तो एक लाइन नहीं हुई ना, क्योंकि ऑल पॉइंट्स शुड लाई ओनली ऑन हिम। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो उनसे कितनी लाइन जाएगी, सिर्फ एक ही जाएगी। अगर ऐसी बात है नहीं चली तो आप मुझे एक्सियम 5.1 स्टेट करके बताइए, व्हाट इज द एक्सियम। सर यहाँ पे थ्योरम 5.1 दे रखा सर आपने, एक्सियम 5.1 थ्योरम भी अभी करा रहे हैं। सर थ्योरम ये है, थ्योरम 5.1 कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन, वो अलग चीज है, आप वहाँ निकालो ना एक्सियम में। पोस्टुलेट 1 के बाद देखो, यहाँ देखो ना, उसको भी हम कराएंगे। यहाँ लिखा है ना एक्सियम, हाँ ये 5.1 पोस्टुलेट 1 के भी नीचे देखो, रिपीट करो। Given 2 distinct points, there is a unique line that passes through them. समझ में आ गई? 2 तो नहीं करेंगी, ऐसा सभी लोग एग्री करते हैं कि 2 लाइन तो नहीं पास करेंगे, ठीक है। अब इस चीज पर एक थ्योरम ये वो हम प्रूव करेंगे, थ्योरम 5.1 प्रूव की जाएगी। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज में, उस थ्योरम को अभी हम प्रूव करेंगे लास्ट में। एक्सरसाइज 5.1 के पहले सवाल पे क्या फिगर 5 ये देखो, इस एक्सियम में कह रहा है कि देख लो इस पॉइंट से, इधर देखो जस्ट, जो पहला पॉइंट है उससे एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है बताओ? इनफाइनाइट। और बी पॉइंट से बी इनफाइनाइट। लेकिन इन दोनों में ऐसी भी एक लाइन होगी जो ए से निकले और बी से होके जाए, सारी नहीं होगी। एक ही होगी। देखो
There are the infinite lines which passes through single point. Infinite lines which passes through other single point. However, there is a unique line which passes from A and B both. वैसी एक ही लाइन होगी, वो ये दिखाया गया है. ऐसी कहीं नहीं होगी जैसे ये मान लो इन्होंने बोल दिया जस्टिन ने तो ऐसे मोड़ दे, दो भी पास कर सकते, तो दो नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं? एक ही करेगी. एक पॉइंट से अलग हो बहुत सारी हो सकती है, दो से भी बहुत सारी, लेकिन दोनों से जो जाए वो एक ही होगी. अब देखिए, क्या दो पॉइंट से एक लाइन मस्ट जाएगी? मैन की जरूरी है, जा भी सकती है, नहीं जा सकती. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो एक जरूर जाएगी कि जा भी सकती है कि नहीं? मस्ट जाएगी तो जरूर ना. इनका कहना है कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो देयर इज ए वन लाइन मस्ट, वन लाइन जो उनसे अवश्य जाएगी. एक लाइन तो हो सकती है. अगर मान्य 3 पॉइंट्स दिए हैं तो क्या उनसे एक लाइन अवश्य जाएगी कि नहीं? मान्य करी नहीं जाएगी. मान्य ने ऐसा क्यों कहा? मान्य ने कहा सर शर्त है, अगर वो तीनों लाइन एक ही सीध में होंगे, बहुत बड़ी बात बोली मान्य ने 9th में होते हुए भी, बोल रहे कि सर इट इज नॉट नेसेसरी, इफ दीज आर कोलिनियर देन ओनली वन लाइन विल पास. इट इज प्री कंडीशन. इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर then only a line can pass through. तो 3 पॉइंट्स के लिए मस्ट नहीं है और 2 पॉइंट से तो अवश्य ही जाएगी. सही है. चलो अब आगे की बात करते हैं. एक्सरसाइज में आइए. एक्सरसाइज 5.1. पहला सवाल है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. आना So false. फॉल्स. Because infinite lines could be अच्छी passed. बात कर रही हो. सेकंड भी बताओ. There are an infinite numbers of lines which pass through two distinct points. False because if the lines if the points are collinear भाई हमको पता नहीं, तुम बताओ. given two distinct points. आप इसका जस्टिफिकेशन करो जो दिया. पहले सवाल पढ़ो. तो क्या कहोगी इसके बारे में? इसका आंसर बताओ. फॉल्स क्यों है? सर अगर किसी स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी. रोहन आप बताओ सेकंड का जस्टिफिकेशन. फॉल्स तो सही इन्होंने बोला. मयंक आप बताओ. वो बात सही है. मतलब इसमें क्या है कि देयर इज यूनिक लाइन. मतलब ये इन्होंने कहा कि दिस कंट्राडिक्ट्स एक्सियम 5.1. और एक्सियम कभी कंट्राडिक्ट नहीं होते. ये कह रहा है कि दो पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास होंगी. तो क्या कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा एक्सियम 5.1 को? एक्सियम 5.1 ने क्या कहा था? एक ही पास होगी. और इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? बहुत सारी पास होंगी. तो क्या कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा? सो एनीथिंग विच कंट्राडिक्ट्स एक्सियम इज रॉन्ग. जो एक्सियम को काटने की कोशिश करे वही गलत. एक्सियम तो कभी गलत हो नहीं सकता, है ना? तो क्या लिखोगे सेकंड क्वेश्चन में? इट इज फॉल्स एज इट कंट्राडिक्ट्स एक्सियम 5.1. इसमें भी बोला, सही बोला था. अब थर्ड, Justin, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. True, sir. True. ठीक है. सर इसके आगे रीजन भी लिखना था. ठीक है. It is, अब लिख लो जो भी है. सर केवल postulate 1 2 ऐसे. Postulate लिख दीजिए. तो इसमें postulate 2 है. Postulate 2. अच्छा. Only one line passes through. फर्स्ट का आंसर अभी हम देखेंगे. तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा बस कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट. क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा कोई है ही नहीं. पास थ्रू सिंगल पॉइंट. फोर्थ देखो. फोर्थ है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, जस्मिता, देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर टू सर्कल्स इक्वल हैं तो क्या उनके रेडियस भी इक्वल होंगे? ट्रू. ठीक है. सो इक्वल सर्कल्स, जो भी इक्वल सर्कल्स होंगे आर हैविंग इक्वल डायमीटर्स and radius is half of it. Equal circle के तो equal diameters होते हैं.
इक्वल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो कैसा होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अभी नहीं सिखाया गया ना आप लोगों को? सिखा दिया सर 7th क्लास में सर प्रैक्टिकल चैप्टर 7 था। अभी एक इसमें भी चैप्टर आएगा। सो इक्वल सर्कल्स आर हैविंग, 7th में तो था, इक्वल डायमीटर। इनका क्या डायमीटर है? सो देयर रेडियस रेडाई आर आल्सो इक्वल। चलिए, दो पेज 7th में कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। अब आगे देखो 5th पार्ट। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, ध्यान दीजिए, एक ए बी है और ये किसके इक्वल है, और साथ ही साथ एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, तो इससे क्या हुआ? ए बी भी पी क्यू के इक्वल, एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल। तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल हुआ श्रेया? क्यों? कुछ एक्सियम बोल एक्सियम सही है, एक्सियम 1 इन्होंने बोल दिया। इट इज ट्रू, इट इज इन अकॉर्डेंस विद, ये किसके अनुसार है? एक्सियम 1। इट इज इन अकॉर्डेंस विद एक्सियम 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का ये उसके अनुसार है, इन अकॉर्डेंस विद। नाउ चलो, पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है, और पैरेलल लाइन को डिफाइन करते समय अगर उसमें कोई ऐसी अनडिफाइंड टर्म्स है तो उनको भी डिफाइन करना है। देख लो, पैरेलल लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस which do not have any common point। तो दो स्ट्रेट लाइन जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, जैसे ये देखो, ये 2 सर्कल्स हैं, इन 2 सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट हैं? 0। अच्छा बताओ, इन 2 सर्कल्स में कितने कॉमन पॉइंट हैं? ये बहुत अच्छा बताते हैं, हमेशा निष्का की बात कितनी पसंद आती है सबको। 1 बोले एक जगह छू रहा है तो एक कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कल पे भी है, इस सर्कल पे भी है, उस पे टेंजेंट। लेकिन इन दोनों सर्कल का एक ही तो पॉइंट है कॉमन। इन दोनों सर्कल का भाव में कितना कॉमन पॉइंट है? दो। एक पॉइंट ये दोनों सर्कल पर है और ये भी दोनों सर्कल पर। ये 2 लाइंस हैं, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं, और इन दोनों में 1। सो इफ 2 स्ट्रेट लाइंस हैव 1 कॉमन पॉइंट देन दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको भी डिफाइन करना आगे कहा गया है। बात समझ आई कि नहीं? अब देखो, सुनो इधर मान्या, if 2 straight lines do not have any common point then these are known as, समझ में आ गई बात? चलो, तो अब हम इन दोनों को डिफाइन करें। पहला है पैरेलल लाइंस, क्वेश्चन नंबर 2, पैरेलल लाइंस, 2 straight lines which do not have any common point, जिनका कोई कॉमन पॉइंट ना हो, are called parallel lines। ठीक है, तो अब जरा देखो, इन्होंने भी बोला आना नहीं कि 2 स्ट्रेट लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा बोला है। और मैंने क्या बोला, उनका कोई कॉमन, 2 अलग अलग डेफिनेशन है। अगर इसमें करेंगे तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, अभी करेंगे। कह रहे हैं ऐसी भी चीज़ें डिफाइन करो जो इसमें अनडिफाइंड है, और एक वर्ड आया है पॉइंट, तो मैं इसमें स्ट्रेट लाइन की भी डेफिनेशन करूँगा। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, और पॉइंट की भी डेफिनेशन, सब डेफिनेशन देनी पड़ेगी।
और अगर मैं इनकी बात पे चलता तो मुझे इंटरसेक्ट की डेफिनेशन लेनी पड़ती, वो आपके लिए फेमिलियर नहीं है, तो मैंने सोचा ये लिख लिया जाए, कम से कम हम डिफाइन तो कर सकेंगे। नहीं समझ में आ गई बात कि नहीं? हाय दोनों चलेगा। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आना रिपीट करो, बताओ इसका। सर हमने उन दोनों की डेफिनेशन में लिखेंगे सर। वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि अभी लाइंस और पॉइंट्स सब जगह आएंगे तो कितनी बार पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, एट लास्ट सबको एक साथ कर देंगे। सही है, साथ ही साथ सबको लास्ट में कर देंगे, इन सबको बोलो इंटरसेक्ट। Lines which form a figure like X with each. मैं रिपीट करो इंटरसेक्टिंग लाइंस, बताओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं पूछा गया है, ठीक है चलो। परपेंडिकुलर लाइंस पूछा गया, क्या पूछा गया? ओके परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, टू लाइंस if cut each other at 90 degree, two lines which cut each other at 90 degree are called perpendicular. Two lines which cut each other at right angle, 90 degree बता देंगे तो भी दिक्कत है। अभी यूक्लिड ने तो 90 डिग्री बताया ही नहीं था, राइट एंगल ही बोलना सर वाला इंटरसेक्ट की भी डेफिनेशन है। हर एक चीज ऐसी चीज जो अनडिफाइंड है उसे करना पड़ेगा। नहीं आपने सर तो हमने पहले हम बोला कट कि इंटरसेक्टिंग नहीं लिख रहे हैं ना, कट लिख रहे हैं, तो सब चीज़ सिंपल रहेगी। हमको थोड़ा 2000 साल पहले जाना होगा ना चीज़ों को देखने के लिए। सो टू लाइंस विच कट ईच अदर एट राइट एंगल, उसे क्या कहेंगे? आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, उन्हें कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। देखिए अब यहाँ राइट एंगल एक अनडिफाइंड टर्म, टू लाइंस है, लाइंस है तो स्ट्रेट लाइंस कर दो, स्ट्रेट लाइन को तो डिफाइन कर देंगे। सर लाइंस भी तो डिफाइन हो सकती है। हो सकती है लाइन क्या बताइए? लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो या लाइन भी लिख सकते हो। अब देखो राइट एंगल को कैसे डिफाइन करें? राइट एंगल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या आप लोग स्ट्रेट लाइन को कर लोगे? स्ट्रेट लाइन को आपके शुरू की डेफिनेशन में दिया है तो कर लेना, पॉइंट को भी कर लोगे। दैट इज ए पॉइंट हैज नो पार्ट, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब देखो मैं राइट एंगल को करता हूँ, राइट एंगल इट इज, अगर मान लो कोई चीज रिवॉल्व हो, दूसरी लाइन इस पर रिवॉल्व करते जाए, रिवॉल्व होती जा रही है और रिवॉल्व होते होते जाए, ये क्या वन रिवोल्यूशन कहलाता है। पूरा ऐसे 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 बढ़ता चला जाए, यहाँ तक आ जाए। अब वन रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट क्या होता है? क्या वही राइट एंगल होता है? ठीक है, सो देखो वन रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट कितना है बताओ? 360 डिग्री का 1/4 पार्ट कितना है? सही है, तो राइट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज 1/4 पार्ट ऑफ वन रिवोल्यूशन। इट इज, सर लेकिन इसमें ये तो लिखा गया कि यूक्लिड के तरीके से अगर 90 डिग्री नहीं लिख सकते। ऐसे ही लिखो, इनका चैप्टर है तो ऐसे ही लिखो, समझ में आया? फिर दूसरे चैप्टर में जब पूछा जा रहा है 10th में कर लेना वैसा। जो चैप्टर चल रहा है ये इसलिए तुमको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके आगे सब थ्योरम आनी है, तो तुमको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, वहीं कैसे रहा है। अब आगे सब थ्योरम के चैप्टर हैं, ये चैप्टर न पढ़ाया जाता जिस समय नहीं पढ़ाया गया 2 साल में, कोरोना काल में बच्चों को थ्योरम में इतनी दिक्कत हुई है वो कर ही नहीं पाए। ये डिसिप्लिन जब तुम में इनकलकेट हो जाएगा तब तुम कर पाओगे थ्योरम, इसीलिए वहीं रखा जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन भी यही बना है। तो इट इज 1/4 पार्ट ऑफ वन रिवोल्यूशन। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो 1/4 पार्ट ऑफ वन रिवोल्यूशन। अब देखो अब तुम कहोगे कि जो हमने डिफाइन किया, लो सर उसमें भी एक अनडिफाइंड टर्म आ गई, सर कब इससे पीछा छूटेगा? ओके सर, कोई पूछ लेगा वन रिवोल्यूशन तो फिर फंस जाएंगे। वन राइट एंगल ठीक है कि नहीं? तो वन रिवोल्यूशन को भी डिफाइन करें। सर
सर तो इसका आंसर ऐसे था व्हेन फोर राइट एंगल्स ये मीट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, if one ray rotates on any other ray, ठीक है, and comes to at its initial point, rotate करे और जहां से चली थी वहीं आ जाए, One then side. the angle formed by it is known as one revolution. When a ray rotates on other ray और घूमते घूमते वहीं आ जाए तो वो जो एंगल बनाया गया सर्कुलर पार्ट में सर्कुलर पाथ में चलेगी तो एंगल कैसे करोगे? एंगल के लिए तो सेंटर से उसका ट्रैकिंग होना चाहिए सर ना। ये भी तो कह सकते हैं कि वो Center से अगर वो उसको- कोइंसाइड हो गई तो हाँ, समझिए, इफ रे, अब हम ये नहीं कह रहे कि कोइंसाइड हो, समझ लीजिए, अगर यहीं से ही चले, रोटेट करे और अपनी ही जगह आ जाए, जरूरी नहीं कि एक हमारे पास ऐसी रे होती है जो फिक्स्ड रे होती है, एक रोटेटिंग होती है। हम सबसे सिंपलेस्ट बता रहे हैं, इफ अ रे रोटेट्स ऑन एनी अदर रे एंड कम्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट, तो यही बात है कि वो अपने इनिशियल पे ही आ जाएगी, यहीं से चली होगी, दूसरे पे चल रही और अपने इनिशियल, तो उसमें सब कुछ आ गई ना, बहुत सिंपल ही है। One array rotates on any other ray and comes to its initial point, then it is called one revolution. ठीक है, इसमें भी कुछ हो तो बता देना, उसको भी डिफाइन कर देंगे। If array सर रे भी तो है। rotates on a ray को करना पड़ेगा, जब तुम बुक देखोगे ना, जितनी भी ये रेफरेंस बुक सब में की गई है, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, उनमें है तो करना पड़ रहा है। Array rotates on any other ray and comes back to its initial point. Initial point. It is called one revolution. इसे क्या कहेंगे? One revolution. रे लिखिए, ठीक है। A line which has one initial point but no terminal point. सेट कर देखो, सर एक पॉइंट आ गया। ये पॉइंट का लिखा है। पॉइंट का तो देखो, a line which has one initial point but no, which starts from one point but moves indefinitely, जो एक स्टार्ट करे एक पॉइंट से लेकिन कैसे चलती जाए बताओ, ठीक है। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है ना कि पूरी स्ट्रेट लाइन, देखो पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच starts from one point and moves indefinitely, उसको रे कहेंगे। आगे देखो, परपेंडिकुलर तक हम लोग पहुंच गए हैं। लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, with two end points, two end points। तो अगर मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन ए बी है, लेकिन अगर मैं कहूँ लाइन सेगमेंट तो ए बी है, तो ए बी ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की कोई लेंथ थोड़ी होती है, वो तो दोनों तरफ बहुत दूर दूर तक जाती है। लेकिन अगर मैं लाइन सेगमेंट कहूँगा तो ये ऐसे, और रे कहूँगा तो वो ए बी ऐसे, रे का ये है, स्ट्रेट लाइन का ये और लाइन सेगमेंट का ये, तीनों पे ऐसे सिंबल लगते हैं, लाइन। इसमें ऐसी कोई चीज़ तुमको हर्षिता दी करी क्या? मुझे तो नहीं दिख रही, करवाना हो तो पॉइंट ऐसे अंडरलाइन कर लो, वहाँ तो किया ही हुआ है नहीं। अब देखो, अदर कहाँ, जहाँ से चले वो जहाँ चल रही है। एक से स्टार्ट या दूसरे वाले से बुक कर रहा है। हाँ तो
एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड मूव्स इंडेफिनिटली, इतना लिखना ठीक है। जैसे सन से बहुत सारी रेज स्टार्ट होती हैं, तो जहाँ जा रही हैं बस हो जाती है। स्ट्रेट लाइन तो मैंने लिख ही दिया, इतना ठीक है। अब देखो, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज, इट इज the distance between center of circle to any point on circle, on circle। दो चीजें आ गई, सेंटर आ गया, सर्कल भी आ गया। सर्कल खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। सेंटर क्या है? देखो, द फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर क्या चीज होती है? द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। देख लो, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं सर्कल क्या होता है। सर्कल समझो लक्षिता, सर्कल भी तो समझो। If a group of points are at a constant distance from a fixed point, then those group of points are known as circle। समझो, यदि एक बहुत सारे बिंदुओं का समूह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहता है तो उसे वृत्त कहा जाता है। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर, बोलो क्या ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस है? ये भी और ये भी सब कांस्टेंट है। Group of points which are at constant distance from a fixed point। बोलो ये क्या फिक्स्ड पॉइंट यही है? इसको क्या कहेंगे बोलो? फिक्स्ड पॉइंट। Group of points which are at same distance, constant भी ना लिखो, क्या लिखो? Same distance from fixed point is called circle। और देखो अदिति बोल रही सर इसी में लिखवा दो, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। कहाँ अलग से डिफाइन करते थे? और उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर का, दो चीजें नहीं। एंड fixed point is called चलिए square। a quadrilateral, ठीक है, having four equal sides and each angle right angle। अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल आ गया। साइड्स का तो कुछ हो नहीं, साइड का तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अब पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, फिर कहा जाएगा पॉलीगन क्या होता है? Which intersect each other। If four straight lines are joined, if a shape is made with four right angles joined together with each angle as 90 degrees। So right angle है, right angle देखो है। फोर साइड्स तो आपको लेनी पड़ेंगी, तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल लिख दिया। अगर आप ये नहीं कर रहे तो रेक्टेंगल लिख सकते हो। रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल भी लिख सकते हो। स्क्वायर की दो डेफिनेशन है, रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री। तो तुमको ऐसे में रेक्टेंगल डिफाइन करना होगा, रोम्बस में रोम्बस करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये वेल एस्टेब्लिश्ड डेफिनेशन है, तीन है।
पहली चीज सुनो, ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या वो स्क्वायर ना हो जाए? हो ही जाएगा। और रोम्बस है, और रोम्बस का अगर एक भी एंगल 90 हो जाए, इसको जरा दबाओ तो तब भी स्क्वायर हो जाएगा। और या फिर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, तो तीनों में से एक कोई ना कोई चुन लो। और चौथी तो नहीं, जो अपने मन से बनाओगे टीचर नहीं समझ पाएंगे। इट शुड बी एक्सप्लिसिट, ऐसी इम्प्लिसिट नहीं होनी चाहिए कि पढ़ते पता नहीं क्या लिखा है, कट हो जाता है तुरंत वहाँ पे, वो नहीं करना है। ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आसानी से समझी जा सके। समझ आई बात कि नहीं? वेल एक्सप्लेन होना चाहिए। तो हमने लिख दिया, इसमें तो समझ में आ रहा है आपको। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इट इज ए पॉलीगन, इट इज पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। पॉलीगन क्या है सर, ये भी करना पड़ेगा? रेक्टेंगल में लिखोगे फिर रेक्टेंगल को डिफाइन करना, वो बता देंगे हमने ऐसे किया। देखो अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, पॉलीगन क्या है? अ ज्योमेट्रिक फिगर मेड ऑफ लाइंस हैविंग मेनी साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। ज्योमेट्रिक फिगर का तो नहीं करना पड़ेगा? चलो अब फिगर साइड लिख दें, पॉलीगन का लिखो। देखो अ क्लोज्ड फिगर हाँ हैविंग मैनी साइड्स, कितनी साइड्स? मैनी साइड्स। कितना तो चलेगा ना, टीचर भी सोचेगा 9th में कितना करवाएंगे। चलो अब हम लोग की बात हो गई। अब इसको एक बार आप देख लो, मैं सब कुछ रहने दूंगा, हेडिंग सारी रहेंगी, बस डेफिनेशन लिखूंगी तो आपको हिंट मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे है इसको? ऐसी ही 465 थ्योरम्स यूक्लिड ने प्रूव की। देख लो यूक्लिड ने कितनी थ्योरम प्रूव की? 465 थ्योरम्स। जब इतनी उन्होंने की, जबकि आपकी टोटल बुक में मिला के टोटल 72 थ्योरम्स हैं जिन्हें आपको प्रूव करना हमारी बुक में। हाँ, तो इन्होंने ज्यादा बड़ा काम किया। चलो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम 5.1। वो एक्सियम था, एक्सियम को तो प्रूव नहीं किया ना हम लोगों ने कि 2 पॉइंट से डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन जा सकती, यूनिक लाइन। अब थ्योरम देखो, थ्योरम क्या है? 2 distinct lines can not have more than 1 point in common. इस चीज को हमें प्रूव करना है। थ्योरम होगी तो गिवन भी लिया जाएगा। थ्योरम होगी तो उसमें क्या होगा? गिवन लेना पड़ेगा। लेट AB and CD are 2 distinct lines। कोई 2 distinct lines है, या ये कह सकते हो L and M are 2 distinct, 2 अलग अलग लाइन। और हमें ये कहना है ये जो 2 लाइनें हैं, जैसे पलक के 2 लाइन हैं, तो इसमें कितने पॉइंट कॉमन होंगे? 1। ये कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, उनमें एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है। कोई कहे नहीं 2 भी हो सकते हैं। जैसे जस्टिन कई बार कहते हैं कि सर ये लौट के भी तो आ जाएगी, 2 कॉमन बना देगी, इसका क्या पता। आजकल क्या भरोसा कोरोना काल के बाद ना। तो ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, ये 2 अलग अलग लाइन्स हैं। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स ऐसे दी गई हमको, डिस्टिंक्ट। जैसे एक ये लाइन है तो दूसरी ये है, इसी के ऊपर है तब डिस्टिंक्ट नहीं मानी जाएगी। कोई और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग लाइन्स। तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स में क्या होगा? कैन नॉट हैव, 2 अलग अलग केस हैं। या तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन पैरेलल निकल जाएं, तो उनमें कितने पॉइंट कॉमन है?
एक भी नहीं। तो यहाँ लिखा है कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, या तो 0 होगा या 1 होगा, 1 से ज़्यादा तो नहीं होगा। मोर देन 1 का मतलब 0 भी हो सकता है। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। पहले इस थ्योरम को स्टेट करो। if a line passing, नहीं, इसी थ्योरम को स्टेट करो जो लिखा है। बोलना है हाँ, two distinct lines do not have one point in common. नहीं नहीं, Two distinct lines cannot have more than one. मोर देन की बात है। या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कोई कह रहा है तो नहीं हो सकता। तो अब जरा देखो, हम ये मान लेते हैं लेट दीज 2 लाइन्स हैव 2 पॉइंट्स कॉमन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कर रहा हूँ, तो अगर कहीं हम आगे गलत हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब नहीं होगा। सो लेट दीज 2 पॉइंट्स, हम ऐसे कोई बात मान लेते हैं कि 2 लाइन्स हैं और हम ये मान लेते हैं कि इनके कितने पॉइंट कॉमन है, Sir, दो कॉमन, ऐसा मान लेते हैं। तो लेट प्रूफ देखो, लेट L एंड M लाइन्स, जो हमारे पास 2 लाइन है, L एंड M लाइन्स है 2 पॉइंट्स कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इस समझे इसका मतलब, हमने मान लिया। नाउ फ्रॉम 2 पॉइंट्स अदिति हाउ मेनी लाइन्स आर नाउ पासिंग। इसका मतलब हुआ, अगर हमने कहा भी 2 पॉइंट से 2 लाइन जा रही, तो इसका मतलब है, हमने कहा ना कि 2 लाइनों के 2 पॉइंट कॉमन है। अब इसका उल्टा करके देखो, फ्रॉम, इसको उल्टा लिखो, फ्रॉम 2 पॉइंट्स 2 लाइन पास, उल्टा लिखो। तो क्या ऐसा कोई एक्सियम है तुम्हारे पास कि 2 पॉइंट से 2 लाइन पास होगी, कि सिंगल पास होती है? ठीक है, दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई हुआ बताओ, इसे को उल्टा करके देखो। अब पॉइंट पहले लिखो, दिस इंप्लाइज फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट points 2 lines are passing। ठीक है, 2 distinct points से देखो एग्जाम क्या था, वो 2 distinct lines है कि lines ही, ठीक है, Given two 2 distinct points, there is a lines unique passes। line. अब देखो, but this contradicts axiom 5.1। एग्जाम कहता नहीं नहीं 2 distinct points से तो यूनिक लाइन पास कर सकती है ना। तो अगर कोई चीज कंट्राडिक्ट हो गई तो जो हमने माना था, सो आवर इनिशियल assumption itself is wrong, जो हमने माना था वही गलत हो गया। हमने गलत माना तभी तो हम एग्जाम के विरोध में खड़े हो गए कि नहीं। दिस कंट्राडिक्ट्स, ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट्स एक्सियम 5.1 which states, जो कि क्या बताता है, which states that from 2 distinct points only a unique line can pass। only क्या लिखा हुआ, there is a unique line passes, there is unique line। So our initial assumption is wrong, जो हमने माना वही गलत था। So our is wrong, तो ये wrong हो गया। So from 2, क्या लिखा है, अब जो चीज है, so from 2 distinct lines कैन नॉट हैव मोर देन, हमने मान लिया था ना 2 पॉइंट कॉमन है, तो गलत हो गया। हमने क्या माना था बताओ आना, कि 2 लाइन के 2 पॉइंट कॉमन है, फिर उल्टा क्या बोल दिया, 2 पॉइंट से 2 लाइन जाती हैं, तो फिर क्या बोला, 2 पॉइंट से 2 लाइन कैसी जाएंगी, एग्जाम तो कहता है 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाती, हम तो गलत हो गए। तो फिर हम शुरू में चले जाएंगे, 2 लाइन के 2 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते, तो हम क्या बोलेंगे, सो 2 लाइन्स कैन नॉट हैव, बोलो बोलो, बताती नहीं, बोलो, सॉरी, अरे ऐसे मत बोलो। 2 lines can not have more than
1 point, more than 1 point in common. सिर्फ यही लिखो जो लिखा है, वो कह रहा मोर देन 1 point कैन नॉट एग्जिस्ट, तो हो गया। उसके डायरेक्ट बार मतलब एस एक्सियम 5.1 फेस उसका हाँ? मतलब तो उसकी डायरेक्ट बार लिख दिया एस एक्सियम 5.1 फेस तो वो पूरा लिख देगा स्टेटमेंट। हाँ, पहले वो लिख दिया कि माना वो 2 पॉइंट से जाती है, फिर उल्टा लिखो 2 पॉइंट से 2 लाइन जाती है, पहले लिखो 2 लाइन 2 पॉइंट से जाती है। हमने यहाँ माना, वो कह रहा नहीं 2 लाइन जो है उनके 2 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते, हमने कहा नहीं हो सकते हैं। फिर हमने उल्टा क्या लिखा, 2 पॉइंट से 2 लाइन जाती है, फिर हम कहेंगे अरे 2 पॉइंट से 2 लाइन कैसे जाएगी, एक्सियम तो बोल रहा था कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी। नहीं नहीं, हम तो इसके विरोध में खड़े हो गए एक्सियम के, तो इसलिए जो हमने माना था वही गलत निकला। 2 लाइन के 2 पॉइंट नहीं हो सकते, 2 रेखाखंडों के 2 उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकती, इसलिए हेंस प्रूफ। अब देखो ये तो बात हो गई प्रूफ की। अब हम लोग बात करते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स, कंसिस्टेंसी की जगह। Sir, इसमें proof में theorem 5.1 लिख देंगे। हेंस प्रूफ लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। Sir, given लिखते फिर to prove लिखते हैं। यही जो थ्योरम है इसी को प्रूव करना है। गिवन है, ये चीज यहाँ लिख रहे हैं गिवन के बाद, फिर अगर इसमें डायग्राम भी बनानी पड़ेगा। नहीं बनाना। ऐसा लिखा है। अब देखो कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंट ध्यान दीजिए मैम, स्टेटमेंट्स। पहला, राधा घर से निकली, राधा बाजार गई। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही हो सकते हैं? देखो अगर मैं कहूं कि राधा घर से निकली और दूसरा क्या बता रहा हूं, राधा बाजार गई, क्या एक साथ सही हो सकते हैं दोनों? अगर हो सकते हैं तो कंसिस्टेंट है। अच्छा फिर से देखो, ठीक है, राधा घर से नहीं निकली, राधा बाजार गई, एक साथ से हो सकते हैं? बोलो नहीं हो सकता ना, जब निकली ही नहीं तो बाजार कैसे जाएगी? ठीक है, तो नहीं हो सकता। इट इज इनकंसिस्टेंट इफ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कैन साइमल्टेनियसली बी ट्रू या वैलिड, then these groups of statements are known as consistent। अब इसके आगे देखो, राधा ने बाजार से पर्स खरीदा, ये फिर और ये भी सही हो सकता है, ये these are consistent। राधा ने बाजार से, ये तीनों हो सकते हैं ना। अब देखो ये तीनों हो सकते हैं, मतलब सबका एक साथ सही होना जरूरी है। इफ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जस्टिन वॉज नॉट प्रेग्नेंट, ही हैज डिलीवर्ड 2 बेबी। अरे प्रेग्नेंट नहीं था तो डिलीवर कैसे कर दिया, कैसे हुआ बताओ? हो पाएगा? नहीं पाएगा, उसके लिए उसका प्रेग्नेंट होना जरूरी है। इफ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, बस समझिए आप ना, कंसिस्टेंसी का मतलब समझो। इफ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी साइमल्टेनियसली वैलिड, then these are known as consistent। अगले क्वेश्चन का बताना, if a group of statements, देखो समझने की बात है, if a group of statements can be simultaneously true या valid, valid का मतलब true ही होता है, then those group of statements are consistent। then those group of statements, ले लीजिए इधर, इसका इधर ध्यान दो, consistent, otherwise inconsistent, या फिर क्या हो जाएगा? inconsistent, otherwise। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, 2 चीजें तुम्हें डिफाइन करनी है, थ्योरम, कंसिस्टेंसी
स्टेट थ्योरम 5.1 एंड प्रूव इट। बुक बंद करके करें। देखो क्या क्या डिफाइन करना बोलो, थ्योरम और सर थ्योरम 5.1 consistent statement, now write a pair of consistent statement and a pair of inconsistent statement। दो चीजें लिखनी है, दो ऐसे स्टेटमेंट लिखो जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दो ऐसे भी लिखो जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। कुछ भी लिख सकते हैं ना। हाँ ये तो हमने यहाँ दिखाई हुआ है। राइट ए पेयर ऑफ मैं कल से सबसे पीछे बैठूंगा and a pair of मेन जो थी कि मेन जो की वर्ल्ड अरे उसमें क्या गलत है, इलाज कराएगा ठीक हो जाएगा। तो और उसको चक्कर में पड़ेगा ना। अब देखो अगला, स्टेट थ्योरम 5.1 एंड प्रूव इट। अब बता दें है वही सब चीजें भी हैं, आप करो देखना है, वो सब एक ही है। जिसमें पोस्टुलेट 5 से एडवांस में भी दिया हुआ है। लेफेयर थ्योरम, पोस्टुलेट लेफेयर थ्योरम ये पुरानी बुक है ना, अब ये नई बुक में हटा दिया सर। सर ये समझ नहीं आ रहा हाँ? सर स्टेटमेंट और थ्योरम जिसमें एग्जाम्पल दिया था। नहीं ये